वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का अभिवादन और नमस्कार। दोस्तों, आज मैं 21 दिसंबर 2021 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। दोस्तों, 21 दिसंबर 2021 से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को मैंने लिया है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, सबसे तेज, सबसे विस्तृत जानकारी और नवीनतम क्वेश्चन के लिए आप ये स्टडी जोन पीसी को फॉलो करो और सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करो और बगल वाली बेल आइकन पर क्लिक करो, जिससे मेरे आने वाले तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। फर्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी अकाने यामागुची इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, 19 दिसंबर 2021 को जापान की 24 साल की खिलाड़ी अकाने यामागुची ने दुनिया की नंबर 1 और शीर्ष वरीयता प्राप्त ताइजुइंग पर 39 मिनट में 21-14, 21-11 से शानदार जीत दर्ज की। इस तरह दुनिया की तीसरे नंबर की खिलाड़ी यामागुची इतिहास में BWF विश्व चैंपियनशिप खिताब जीतने वाली जापान की दूसरी महिला खिलाड़ी बन गई। थाईलैंड की देचापोल पुवारनुक्रो और सपसरी ताय रायटानाचाई की दूसरी वरीयता प्राप्त जोड़ी ने महिला युगल के फाइनल में जापान की तीसरी वरीयता खिलाड़ी यूटा वाटानाबे और अरिशा हिगाशिनी की जोड़ी को 21-13, 21-14 से सीधे गेम में शिकस्त दी। थाईलैंड के खिलाड़ियों का यह इतिहास में दूसरा खिताब है। पहला खिताब महिला एकल खिलाड़ी रतचानोक ने 2013 में जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिल थाई वाजुथु को किस राज्य का गीत घोषित किया गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी तमिलनाडु इस प्रश्न का सही उत्तर है। तमिलनाडु सरकार ने 17 दिसंबर 2021 को तमिल थाई वाजुथु को राज्य का गीत के रूप में घोषित किया। तमिल थाई वाजथु के बारे में दोस्तों, तमिल वाजथु एक प्रार्थना गीत है और तमिल में माँ की स्तुति के लिए किया जाता है। यह 55 सेकंड का गीत है और राष्ट्रगान की तर्ज पर सभी सरकारी कार्यालयों, शिक्षण संस्थाओं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में और सार्वजनिक कार्यक्रम के शुरुआत में गाया जाता है। दोस्तों, तमिलनाडु के बारे में जानते हैं। तमिलनाडु का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। दोस्तों, मुख्यमंत्री हैं मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन, गवर्नर हैं RN रवि, मुख्य न्यायाधीश हैं संजीव बनर्जी। दोस्तों, लोकसभा की सीट है 39, राज्यसभा की 18, विधानसभा की 234, जिलों की संख्या 37 है। राजकीय पशु काला हिरण, राजकीय पक्षी पन्ना कबूतर, राजकीय वृक्ष पालमेरा खजूर, राजकीय वृक्ष पालमेरा खजूर, राजकीय फूल लिली, राजकीय खेल कबड्डी। दोस्तों, तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है भारतनाट्यम तथा कड़गट्टम। नेशनल पार्क है गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी जिसे अन्नामलाई नेशनल पार्क भी कहते हैं,
तथा मुद्दुमलाई नेशनल पार्क। डैम है ग्रैंड अनिकट, जिसे कलाई नाई भी कहते हैं, तथा मट्टू डैम कावेरी नदी पर है, तथा भवानी सागर डैम भवानी नदी पर है। दोस्तों, नेशनल पार्क हैं तमिलनाडु के इंदिरा गांधी अभयारण्य, अन्नामलाई वन्यजीव अभयारण्य, मुदुमलई वन्यजीव अभयारण्य, पॉइंट कैलीमेर वन्यजीव अभयारण्य, अन्ना जूलॉजिकल पार्क, वेदाथंगल पक्षी अभयारण्य। तमिलनाडु की प्रमुख झीलें हैं बेरीजाम झील, ऊटी झील, कोइडाईकनाल झील, चेम्बरम बक्कम झील। तमिलनाडु के पर्वत हैं पलानी पर्वत, शेवराय पर्वत, जवादी पर्वत, पंचमलाई पर्वत, सिरुमलाई पर्वत। दोस्तों, भारत का दक्षिणतम बिंदु कैप कोमरिन कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु के प्रमुख हवाई अड्डे हैं इस प्रकार: कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मदुरई हवाई अड्डा, तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। दोस्तों, भरतनाट्यम तमिलनाडु का राज्य लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश की सबसे बुजुर्ग महिला अली मिहान सेयती का 135 वर्ष की आयु में निधन हो गया? दोस्तों, इन निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी चीन इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, चीन की सबसे बुजुर्ग महिला अली मिहान सेयाती का 135 वर्ष की उम्र में शिनजियांग उइगर स्वायत्तशासी क्षेत्र में निधन हो गया। दोस्तों, काउंटी प्रचार विभाग के अनुसार कासगर प्रांत में सूले काउंटी के कोमैक्सरिक कस्बा निवासी सेयती का जन्म 25 जून 1886 में हुआ था। कोयमैक्सेरिक को दिरियागो लोगों के शहर के रूप में जाना जाता है। इस कस्बे में 90 से अधिक उम्र के कई बुजुर्ग हैं और औपचारिक रूप से चीन के जेरोंटोलॉजिकल सोसाइटी के नाम से ज्ञात जेरोंटोलॉजी एवं जेरिएट्रिक्स चीनी संघ द्वारा 2013 में जारी सूची में सेयती को चीन का सबसे बुजुर्ग महिला माना गया। दोस्तों, चीन के बारे में जानते हैं। चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। चीन की राजधानी बीजिंग है। मुद्रा रेनमिनवी है। राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का नाम मैकमोहन रेखा है। चीन की सबसे लंबी नदी याक्सिंग 6300 किलोमीटर है और यह एशिया की सबसे लंबी नदी है। कागजी मुद्रा जारी करने वाला विश्व का पहला देश चीन है। 14 से ज्यादा देशों के साथ चीन की सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के वामपंथी गैब्रियल बोरिक ने राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज की? दोस्तों, निम्न ऑप्शन में ऑप्शन सी चिली इस प्रश्न का सही उत्तर है।
दोस्तों इस चुनाव में गैब्रियल बोरिक ने 56% मत हासिल कर प्रतिद्वंदी जोस एंतोनिया कास्ट को हराया। चिली के निवर्तमान राष्ट्रपति सेबास्टियन पिनेरा हैं। 35 वर्षीय गैब्रियल बोरिक मार्च में पदभार ग्रहण करने के समय चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति बन जाएंगे। दोस्तों आपको बता दूं कि राष्ट्रपति के लिए पहले दौर का चुनाव 21 नवंबर को हुआ था, जिसमें कोई स्पष्ट परिणाम नहीं मिला था। दोस्तों चिली के बारे में बताते हैं। चिली यह दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी समुद्र तट के किनारे स्थित एक लंबा और संकरा देश है। चिली की राजधानी सैंटियागो है। यह 3 देशों उत्तर में पेरू और बोलिविया से, पूर्व में अर्जेंटीना से अपनी सीमा साझा करता है। यह पश्चिम में प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है। यहाँ की सबसे लंबी नदी लोआ नदी प्रशांत महासागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक सूचांक 2021 में छोटे राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी केरल इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक सूचांक 2021 में छोटे राज्यों की श्रेणी में केरल 68 स्कोर के साथ पहले स्थान पर रहा। बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक सूचांक 2021 में बड़े राज्यों की श्रेणी में पश्चिम बंगाल 59वें स्कोर के साथ पहले स्थान पर रहा। यह सूचांक 10 साल से कम उम्र के बच्चों में साक्षरता का सूचक है। रिपोर्ट प्रतिस्पर्धा के लिए संस्थान द्वारा तैयार की गई थी और आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा प्रधानमंत्री एएसी पीएम के अध्यक्ष विवेक देवराव द्वारा जारी की गई थी। दोस्तों टॉप 3 राज्य हैं। पहले स्थान पर केरल, दूसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश, तीसरे स्थान पर पंजाब। बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक सूचांक 2021 में बड़े राज्यों की श्रेणी में पश्चिम बंगाल शीर्ष पर रहा। दोस्तों इस रिपोर्ट के जारीकर्ता हैं प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड में बेस्ट फीमेल डेब्यू का पुरस्कार जीतने वाली अवनी लेखरा किस खेल से जुड़ी हैं? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी शूटिंग इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड में बेस्ट फीमेल डेब्यू का पुरस्कार जीतने वाली अवनी लेखरा शूटिंग से संबंधित हैं। टोक्यो पैरालंपिक चैंपियन अवनी लेखरा ने 2021 पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड में बेस्ट फीमेल डेब्यू का पुरस्कार जीता। चेक गणराज्य के एडम पेस्का ने पुरुष वर्ग में यह पुरस्कार जीता। भारतीय निशानेबाजी पैरा एथलीट अवनी लेखरा भारत की ओर से पहली महिला पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता बनी। वह पैरालंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी बनी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी ऋषभ पंत इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, ऋषभ पंत उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बने। दोस्तों, इसकी सबसे पहले मैंने अपने वीडियो में 1 मिनट की वीडियो में जानकारी दिया हुआ था। टीम इंडिया के विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर होंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। ऋषभ पंत हरिद्वार के रहने वाले हैं। दोस्तों, उन्होंने घरेलू टूर्नामेंट में दिल्ली की तरफ से रणजी खेलते हैं और फ्रेंचाइजी आईपीएल से भी जुड़े हैं। धामी ने सोशल मीडिया पर किए पोस्ट में लिखा, भारत के बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक और युवाओं के आदर्श और उत्तराखंड के लाल ऋषभ पंत जी को हमारी सरकार ने राज्य के युवाओं को खेल कूद एवं जन स्वास्थ्य के प्रति प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। दोस्तों, ऋषभ पंत के रिकॉर्डों की चर्चा कर रहा हूं। उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का डेब्यू 2017 में किया था और 25 टेस्ट अब तक खेल चुके हैं, 1549 रन बनाए हैं और उनका टेस्ट औसत 39.72 है। ऋषभ पंत ने 18 वनडे भी खेले हैं, जिनमें उन्होंने 529 रन बनाए और वनडे में उनका औसत 33.06 है और इन्होंने 41 T20 मैच भी खेले, 623 रन बनाए और औसत 23.07। दोस्तों, ऋषभ पंत का भविष्य उज्जवल है और आने वाले समय में हो सकता है कि वे कप्तान भी बने भारतीय टीम के। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 दिसंबर 2021 को किस देश के जौमी सूप को यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है, हैती। दोस्तों, 16 दिसंबर 2021 को संयुक्त राष्ट्र की सांस्कृतिक एजेंसी यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में जोमो सूप नामक एक पारंपरिक हैतियन सूप को शामिल किया। इस हैतियन सूप को व्यापक रूप से हैती की स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाता है। हैती के बारे में जानकारी, हैती उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। राजधानी पोर्ट ओ प्रिंस है। मुद्रा है हैसियन गोल्ड। प्रधानमंत्री हैं एरियल हेनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा मुक्ति दिवस 2021 कब मनाया गया? दोस्तों, गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया गया। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, गोवा की स्वतंत्रता प्राप्ति 15 अगस्त 1947 के समय गोवा पुर्तगालियों के अधीन था। दोस्तों, जब भारत
आज़ाद हुआ था तो उस समय गोवा पुर्तगालियों के ही अधीन में था और साल 1961 में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा ऑपरेशन विजय के जरिए गोवा को पुर्तगाल शासन से मुक्त कराया गया। यह दिन भारतीय सशस्त्र बलों की उस जीत को चिन्हित करता है। दोस्तों, गोवा की स्थापना दिवस 30 मई को मनाया जाता है। दोस्तों, गोवा के बारे में जानते हैं। गोवा का गठन 30 नवंबर गोवा का गठन 30 मई 1987 को हुआ। गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। लोकसभा की 2 सीट है, राज्यसभा की 1 सीट, विधानसभा की 40, जिला की संख्या 2 और मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्त। दोस्तों, गोवा का उच्च न्यायालय मुंबई उच्च न्यायालय के अधीन आता है। राजकीय पशु है गौर, राजकीय पक्षी है बुलबुल, राजकीय वृक्ष है मती, लोक नृत्य हैं जिमोड़ा, मूसल, घोड़मोड़ती, लोक नृत्य देखनी, ढालो, फुगड़ी, मंडो तथा मोरुलेम, रोमत, लैम्प डांस, कोलकाली, तरंग मेल, गोप, जोगोर, कोरेडिन्हो, सिंगमो, धंगर। नेशनल पार्क हैं गोवा में भगवान महावीर नेशनल पार्क, बोंडेला वर्ल्ड सेंचुरी, चोराओ जिसे डॉक्टर सलीम अली वर्ल्ड सेंचुरी भी कहते हैं, तथा नेत्रावली वर्ल्ड सेंचुरी। दोस्तों, मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, तो राज्यपाल हैं गोवा के PS श्रीधरन पिल्लई। गोवा के 2 पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा लगी हुई है, महाराष्ट्र, कर्नाटक। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में सबसे छोटा राज्य है गोवा। दोस्तों, गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। गोवा के प्रमुख स्टेडियम हैं नेहरू स्टेडियम, तिलक मैदान स्टेडियम। गोवा का सबसे बड़ा बांध सैलोलियम बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य ने युवा खेल प्रतिभाओं को पोषित करने के उद्देश्य से सहाय योजना शुरू किया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है, झारखंड। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, नए श्रम कानून के तहत सरकार कामकाज के घंटों को बढ़ाकर कितना कर सकता है? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी 12 घंटे। जानकारी के मुताबिक नए नियमों कामकाज के अधिकतम घंटों के बढ़ाए जाने की संभावना है। इस नियम के अनुसार कामकाज के घंटों को बढ़ाकर 12 कर सकती है। हालांकि सप्ताह में 48 घंटे ही काम करना होगा। मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध, व्यवसाय सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति पर 4 श्रम संहिताएं अगले वित्तीय वर्ष तक लागू होने की संभावना है। इस मामले में अब तक 13 राज्यों ने मसौदा नियम पूर्व प्रकाशित कर दिए हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि केंद्र ने इन संहिताओं के तहत नियमों को पहले ही अंतिम रूप दे दिया है और अब राज्यों को अपनी ओर से नियम बनाने की आवश्यकता है। क्योंकि श्रम एक समवर्ती विषय है, माना जा रहा है कि इन नियमों के बाद
कर्मचारियों को सिर्फ 4 दिन का काम करने का विकल्प भी दिया जा सकता है। केंद्रीय श्रम रोजगार और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस हफ्ते की शुरुआत में राज्यसभा में एक जवाब में कहा था कि व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति संहिता ही एकमात्र कोड है जिस पर कम से कम 13 राज्यों ने मसौदा नियमों को पूर्व प्रकाशित किया। 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा मजदूरी संहिता पर सबसे अधिक मसौदा अधिसूचनाएं पूर्व प्रकाशित की जा चुकी हैं। वहीं औद्योगिक संबंध संहिता 20 राज्यों और सामाजिक सुरक्षा संहिता 18 राज्यों द्वारा अनुसरण किया जाता है। जानकारी के मुताबिक नए नियमों के अनुसार रोजाना कामकाज के अधिकतम घंटों को बढ़ाए जाने की संभावना है। माना जा रहा है कि सरकार कामकाज के घंटों को बढ़ाकर 12 घंटे कर सकती है। हालांकि सप्ताह में 48 घंटे ही काम करना होगा। अगर व्यक्ति एक दिन में 8 घंटा काम करता है तो उसे सप्ताह में 6 दिन काम करना होगा। इस हिसाब से 12 घंटे काम करने वाले व्यक्ति को हफ्ते में 4 दिन काम करना होगा। नए श्रम कानून लागू होने के बाद कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन पर भी असर पड़ेगा। कंपनियों को ऊंचे पीएफ दायित्व का बोझ उठाना पड़ेगा। इसके मुताबिक बेसिक सैलरी कुल वेतन की 50% या ज्यादा होनी चाहिए। इससे ज्यादातर कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव आएगा। मूल वेतन बढ़ने से पीएफ और ग्रेजुटी के लिए कटने वाला पैसा बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 जनवरी से 5 फरवरी तक वेस्टइंडीज में होने वाले अंडर 19 विश्व कप के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए यश धुले इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, यश धुले को भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया। दोस्तों, अंडर 19 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का शेड्यूल इस प्रकार है। भारत पहला मैच 15 जनवरी को साउथ अफ्रीका के साथ खेलेगा। दूसरा मैच खेलेगा भारत 19 जनवरी को आयरलैंड के साथ। तीसरा मैच खेलेगा इंडिया 22 जनवरी को युगांडा के साथ। दोस्तों, कौन कौन सी टीमें किस ग्रुप में हैं? तो ग्रुप ए में बांग्लादेश है, इंग्लैंड है, कनाडा है, संयुक्त अरब अमीरात है। ग्रुप बी में भारत है, आयरलैंड है, दक्षिण अफ्रीका है और युगांडा। भारत का ग्रुप बी है। ग्रुप सी में है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पापू न्यू गिनी, जिम्बाब्वे। ग्रुप डी में है टीमें हैं ऑस्ट्रेलिया, स्कॉटलैंड और श्रीलंका, वेस्ट इंडीज।
दोस्तों अंडर 19 टीम की कमान दिल्ली के यश धूल को बनाया गया है। दिल्ली के बल्लेबाज यश धूल 14 जनवरी से 5 फरवरी तक वेस्टइंडीज में होने वाले अंडर 19 विश्व कप में भारत की 17 सदस्यीय टीम की अगुवाई करेंगे। आंध्र प्रदेश के यस के रशीद उपकप्तान होंगे। दोस्तों बीसीसीआई ने रविवार को यह घोषणा की। टूर्नामेंट के प्रारूप में 4 ग्रुप से प्रत्येक में शीर्ष 2 टीमें सुपर लीग तक पहुंचेंगी, जबकि बची हुई टीम 23 दिन की प्रतियोगिता में प्ले ग्रुप में खेलेंगी। 4 बार की विजेता भारतीय टीम को ग्रुप बी में दक्षिण अफ्रीका, आयरलैंड और युगांडा के साथ रखा गया। भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत 15 जनवरी को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ करेगी। 16 टीम 48 मैच टूर्नामेंट के 14वें चरण में 16 टीम के लिए 48 मैच में आमने सामने होंगे। दोस्तों आपको बता दूं कि भारत 4 बार की अंडर 19 वर्ल्ड विश्व कप क्रिकेट चैंपियन है। दोस्तों 2000 में श्रीलंका को भारतीय टीम ने 6 विकेट से हराया था और कप्तान थे मोहम्मद कैफ। 2008 में मलेशिया को भारतीय टीम ने अंडर 19 विश्व कप में हराया था 12 रनों से, और उस समय थे युवा कप्तान थे जो कि इस समय भारतीय टीम के कप्तान हैं विराट कोहली। 2012 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराया था और उस समय कप्तान थे उन्मुक्त चंद। दोस्तों उन्मुक्त चंद इस समय ऑस्ट्रेलिया में बीबीएल सीरीज खेल रहे हैं। 2018 में भारत की टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 8 विकेट से जीत दर्ज की और टीम के कप्तान थे पृथ्वी शॉ। दोस्तों ये हैं नए कप्तान, भारतीय टीम के नए कप्तान यश धूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने अपने ग्रुप चरण के आखिरी मैच में नेपाल को 1-0 से हराकर सैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप के फाइनल में प्रवेश किया? दोस्तों ऑप्शन ए, भारत ने नेपाल को 1-0 से हराया। भारत ने रविवार को ग्रुप चरण के अपने आखिरी मैच में नेपाल को 1-0 से हराकर सैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप के फाइनल में प्रवेश किया। प्रियंका देवी ने मैच का एकमात्र गोल 66वें मिनट में किया। फाइनल बुधवार को खेला जाएगा। भारत ने शुरुआती हमला किया लेकिन मौके भुनाने में नाकामयाब रही टीम। कप्तान सिल्की देवी ने 19वें मिनट में बाईं ओर से मौका बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की पुलिसिच को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी अमेरिका इस प्रश्न का सही उत्तर है। चेल्सी के फॉरवर्ड क्रिस्टियन पुलिसिच को अमेरिका का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी चुना गया। बोस्निया एवं हर्जगोविना के खिलाफ अमेरिका के 2021 के अंतिम प्रदर्शनी मैच से पहले रिकार्डो पेपी का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। पुलिसिच चेल्सी
की खिताब जीत के दौरान चैंपियन लीग के फाइनल में खेलने वाले और खिताब जीतने वाले पहले अमेरिकी खिलाड़ी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में किदाम्बी श्रीकांत ने कौन सा पदक जीता? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी रजत पदक। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। किदाम्बी श्रीकांत का सफर BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में शानदार सफर रविवार दिनांक 19/12/2021 को सिंगापुर के लौह कीन यू से पुरुष एकल फाइनल में सीधे गेम में हारने के बाद रजत पदक के साथ समाप्त हुआ। विश्व के पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी श्रीकांत 43वें मिनट के मुकाबले में 15-21, 20-22 से हार गए। श्रीकांत ने इस तरह महान प्रकाश पादुकोणे 1983 में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। वी साई प्रणीत 2019 में कांस्य पदक जीता था और लक्ष्य सेन ने मौजूदा सत्र में कांस्य के रिकॉर्ड से बेहतर प्रदर्शन किया। इस 28 साल के खिलाड़ी ने शनिवार को लक्ष्य को सेमीफाइनल में हराया था। दोस्तों विश्व चैंपियनशिप में रजत ने श्रीकांत को पीवी सिंधु और साइना नेहवाल की श्रेणी में पहुंचा दिया, जो अतीत में उप विजेता रही थी। सिंधु ने 2019 में स्वर्ण पदक के अलावा इस टूर्नामेंट में 2 रजत और 2 कांस्य जीता, जबकि साइना ने 2015 जकार्ता में रजत और 2017 ग्लास्गो में कांस्य पदक जीता था। भारत ने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के इतिहास में अब तक कुल 12 पदक जीते, जिसमें 1 स्वर्ण, 4 रजत और 7 कांस्य पदक है। दोस्तों ये हैं किदाम्बी श्रीकांत जो विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 में रजत पदक विजेता हैं। दोस्तों वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। नवीनतम जानकारी, नवीनतम सामान्य ज्ञान, सबसे तेज, सबसे पहले, सबसे विस्तृत जानकारी और सबसे नए क्वेश्चन के लिए आप स्टडी जोन पीसी को फॉलो करो और सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करो, जिससे मेरे आने वाले तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। धन्यवाद।